नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फिर से कक्षा 9वीं का इतिहास हाई स्टोरी में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और उसका लेक्चर नंबर 2। एक तरफ हमारे कार्ल मार्क्स जी है और एक तरफ हमारे लेनिन जी है। और आज तो कार्ल मार्क्स के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है भैया। बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, गजब का बंदा है। समझ में आएगा जरूर और नहीं आए तो बहुत ही बढ़िया बात है आप लोगों को। कार्ल मार्क्स इंसान सच में गजब का था, जिसने तो पूरी दुनिया में क्रांति फैला दी। बिल्कुल एक ऐसे समुदाय के लिए उसने काम करा जिसके लिए काम करना बहुत बहुत जरूरी था। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज के इस लेक्चर में है क्या क्या। हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में समाजवाद का आना, किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद आता है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, फिर कार्ल मार्क्स या क्या है दाढ़ी वाले बाबा, अगर भारत में होते तो हम लोग जरूर बोल देते दाढ़ी वाले बाबा है, पर ऐसा नहीं बोलेंगे। समाजवाद के लिए समर्थन किस प्रकार से, फिर पूरी दुनिया में विशेष करके यूरोप में किस प्रकार से समाजवाद के लिए समर्थन उठता है और किस प्रकार से पूरी दुनिया एक और विचारधारा को चुन लेती है और उस विचारधारा की तरफ जाने लग जाती है। मतलब यह है कि आप देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि लोग कार्ल मार्क्स का विरोध करेंगे, लोग समाजवादी विचारधारा का विरोध करेंगे, पर विरोध करते करते इस प्रकार से उस विचारधारा में घुस जाएंगे कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग क्या करें, समाजवादी हम लोग करें। हम लोगों को क्या करना है, समाजवादी हम लोगों को करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स। अब हम देखते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। हम लास्ट के लेक्चर में एक बात ये जान चुके हैं कि जब से फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में हुई, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जब यूरोप में होती है उसके बाद पूरी दुनिया में विशेष करके यूरोप में क्या होता है, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, लोग न्याय की बात करते हैं, लोग बंधुत्व और भाईचारे की बात करते हैं। तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और फिर यूरोप में और समाज में सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, पर अलग अलग प्रकार के खेमे हम लोगों ने 3 खेमे पढ़े, उदारवादी, रूढ़िवादी, परिवर्तनवादी। हमने 3 खेमे पढ़े, वो अलग अलग प्रकार से क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। पर ये जो यूरोप में है, ये जो समाजवाद है, ये किस प्रकार से आया और समाजवाद आया क्यों, वो पहले अपन लोग समझ लेते हैं। देखिए, समाजवाद से पहले जो पूरे यूरोप में एक विचारधारा थी, वो विचारधारा थी पूंजीवादी की। जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी की। पूंजीवादी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिस्ट। और मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, जहां पर ये वाद लग जाए या ISM लग जाता है, कैपिटलिज्म, ओके, तो पूंजीवाद ये अगर लग जाता है तो ये किसको दिखाता है, विचारधारा को दिखाता है। और अगर मैं बात करूं पूंजी शब्द की, ये पूंजी शब्द किस चीज को दर्शाता है, संपत्ति को। जो संपत्तिवान हो, जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, खूब धन दौलत, खूब पैसा हो वो। तो यहाँ पे पूंजीवादी जो है ये किस पर आधारित है, संपत्ति पे। कौन सी संपत्ति पे, निजी संपत्ति पे, जो एक एक पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल के पास होगा वो पे आधारित है। और पूंजीवादी या कैपिटलिज्म एक्टिविटी यही कहती है, ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा यही बताती है कि भाई क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास खुद का हो, खुद अपने बिजनेस चलाए, अपना कामकाज करे, सरकार कम से कम इंटरफेयर उसमें करेगी, वो पूंजीवादी विचारधारा है। अब जब संपत्ति के आधार पर हो, वो भी निजी के हाथ में, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, ज्यादा से ज्यादा आप उद्योग लगाओगे और वो जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, वो उद्योग जो लगाए जा रहे हैं उसको चला कौन रहा है, मालिक चला रहा है। उसको कौन चला रहा है, मालिक चला रहा है। और 2 चीजें होती है, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी। सार्वजनिक मतलब क्या है, सरकार का है, और निजी मतलब प्राइवेट का है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार जब भी कोई काम करती है वो समाज कल्याण के लिए काम करती है। देखिए, आप आज भारत की सरकारों में देखिए कितनी ऐसी एक्टिविटियां गरीबों के लिए चला रखी, 2 रुपए अनाज मिलना चाहिए, ठीक है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पता नहीं कितनी ही गतिविधियां चला रखी। वहां से सरकार को मुनाफा नहीं हो रहा है, वहां से सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी चला रखा है। पर क्या प्राइवेट ऐसी एक्टिविटियां चलाता है, बिल्कुल भी नहीं चलाएगा। तो हमेशा सरकार समाज कल्याण के लिए काम करती है और निजी क्षेत्र जो करता है वो किस लिए करता है, अपने फायदे के लिए। उसको अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अपना फायदा चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात सत्य है कि उसको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। अब प्रॉफिट कब होगा, जब उसके जो मजदूर है वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करा करके प्रॉफिट कमाना चाहता है, और वो जब ज्यादा काम मजदूरों से करवा रहा है तो वो क्या हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। वो क्या हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब ये होता है अत्याचार हो रहा है उन लोगों के साथ, गलत हो रहा है, उनसे 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करवाया जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि इस पूंजीवादी विचारधारा का लोग विरोध करना चाहते हैं कि यहां पर इस पूंजीवादी विचारधारा में मालिक को तो फायदा हो रहा है, वो तो प्रॉफिट कमा रहा है, पर जो सच में इस प्रॉफिट का हकदार है, जो सच में मेहनत कर रहा है, उसका तो शोषण हो रहा है। उस मजदूर को तो आप कम से कम थोड़ी सी तनख्वाह दे करके उसमें भी कटौती कर करके भाई तेरा ये काट दिया, तेरा वो काट दिया, ये कर दिया, उसका पूरा शोषण किया जा रहा है, फायदा आप लेकर के जा रहे हो। तो यहां पर पूंजीवादी विचारधारा के लोग इसलिए विपक्ष में हो रहे हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अपना क्या है कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, जो कि उसका हकदार नहीं है।
तो इसलिए अब इस विचारधारा में हमें कुछ समस्या नजर आ रही है, कुछ समस्या नजर आ रही है, और जब कुछ समस्या नजर आएगी तभी तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। तो जब यह पूंजीवादी में समस्या नजर आई तो हम एक नई विचारधारा की तरफ जा रहे हैं, वो है समाजवाद। वो क्या है? समाजवाद। जब इसमें नाम ही समाज का आ रहा है, जब नाम ही सोसाइटी का आ रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है समाज के लिए ही होगी। और जब हम बात समाज की कर रहे हैं तो समाज में तो सब आ रहे हैं, अमीर भी आ रहा है, गरीब भी आ रहा है, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब आते हैं समाज में। तो समाज का विकास होना, समाज के उन पिछड़े तबकों का विकास होना, यही क्या है? समाजवाद है। यही क्या है? सोशलिज्म है। तो ये समाजवाद की विचारधारा आती है जो इस चीज का विरोध करती है कि निजी संपत्ति के आधार पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सारी समस्याओं की जड़ अगर कुछ है तो वो निजी संपत्ति है। तो क्या करें फिर हम लोग? करना क्या चाहिए सरकार को कि ये सब कुछ सामूहिक कर देना चाहिए। सरकार को सब कुछ क्या कर देना चाहिए? सामूहिक कर देना चाहिए, समूह बना देने चाहिए, ग्रुप्स बना देने चाहिए। 20 लोग ग्रुप बना करके काम करें, फिर उसमें जो भी प्रॉफिट हो सब बांट लें। तो अब क्या होगा? जब 20 लोग काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, वही प्रॉफिट को बांटेंगे, वही नुकसान खाएंगे, तो वो लोग क्या है? सब मिलकर के बराबर काम करेंगे, वहां पे किसी का शोषण नहीं होगा। पर यहां पे क्या हो रहा है? एक इंसान मालिक बन गया, वो प्रॉफिट कमा रहा है और मजदूरों का शोषण कर रहा है, मजदूरों का शोषण कर रहा है। तो यूरोप में जो समाजवाद आता है वो इस प्रकार से आता है कि जो पूंजीवादी यूरोप में चल रही है, वो पूंजीवादी व्यवस्था यूरोप में चल रही है और उससे मजदूरों का शोषण होता है। और इस मजदूरों के शोषण को देखते हुए कि इन लोगों की स्थिति बहुत खराब है, और सच में कहे तो मालिक को फायदा भी इन्हीं के कारण हो रहा है, पर इनका तो शोषण हो रहा है। शोषण हुआ तब समाजवाद की विचारधारा आती है, और समाजवाद की विचारधारा 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 से लेकर के 1900 तक का, तो इसके बीच का मतलब 1850 तक तो पूरे यूरोप में गजब तरीके से अपने पैर फैला चुकी है समाजवाद की विचारधारा, और लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। यार बात तो सही है कि मजदूर 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करता है, और प्रॉफिट जो मालिक होता है वो मालिक लेकर के चला जाता है, वो अमीर बन जाता है, वो और धन पे धनवान बनता जाता है, और जो मजदूर है उसका शोषण दिन पे दिन बढ़ता जाता है। लोगों को आकर्षित करती है। एक बिल्कुल नया विचार, एक बिल्कुल नई विचारधारा दुनिया के सामने रखती है समाजवाद, और ये समाजवाद विचारधारा आगे तक लंबे समय तक चलेगी। परंतु दुख थोड़ा सा इस बात का है कि जितना पूंजीवाद ने या पूंजीवादी विचारधारा ने लोगों के दिमागों पर असर डाला है, और जितना फैली है उतनी समाजवाद नहीं फैल पाएगी, वो हम आगे जानेंगे। पर जो हम 19वीं 20वीं शताब्दी की चर्चा कर रहे हैं उसमें समाजवाद बहुत मजबूत है। और आज के दौर में भी जो देश अपने आप को पूंजीवादी कहते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं तो समाजवाद का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, पर अमेरिका में सभी बच्चों को, सभी लोगों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। ये फ्री एजुकेशन क्या है? ये समाजवाद का ही तो किस्सा है। समाजवाद का ही तो किस्सा है कि वे सबका भला होना चाहिए। तो वहां पूंजीवादी जगहों पर भी क्या हो रहा है? समाजवाद की चर्चा हो रही है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। समाजवादी जो लोग हैं, जो समाजवाद विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं, वो निजी संपत्ति मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, उसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए, कोई भी विचारधारा होना, आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी मतलब है हमने अपना एक विचारधारा, हम जो सोच रहे हैं, कोई इंसान सोच रहा है, हमने उसको अपनाना शुरू कर दिया, विचारधारा को हम अपना रहे। देखिए, पर सभी विचारधारा ऐसा नहीं कि 100% सही हो, 100% बिल्कुल सही हो। समाजवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये तो जो ये कह रहे हैं कि निजी संपत्ति के बिल्कुल विरोधी है, तो बिल्कुल तो गलत है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि यार सब कुछ ही सरकार के अंडर में, मतलब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा भी सरकार बांटे, फिर तो मतलब लोग यहाँ पर संघर्ष करना ही नहीं सीखेंगे, संघर्ष करेंगे नहीं। भाई आज मैं खुद के लिए क्यों मेहनत करता हूं? आज कोई इंसान अपने लिए क्यों मेहनत करता है? कि भाई वो पहले क्या है, सबसे पहले वो चाहता है कि मुझे रकम मिले, मतलब रोटी कपड़ा मकान मुझे मिल जाए, उसके बाद मुझे अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, उसके बाद कल को मेरा जो जीवन का स्तर है वो बढ़ना चाहिए। और वो बढ़ेगा कैसे? कि मैं मेहनत करूंगा, एक दिन मैं खूब पैसे कमाऊंगा, और वो खूब पैसे कमाते कमाते मैं एक दिन इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं खुद के कोई चीज शुरू कर दूं। तो वो क्या होगा? पर ये तो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी नहीं चाहिए, जो कुछ हो सरकार का दिन हो। तो ये थोड़ा सा गलत मुद्दा है। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। वो ये चाहते थे कि जो निजी स्वामित्व है किसी भी चीज पे, उद्योगों पे या किन्हीं भी चीजों पे, जो निजी स्वामित्व, एक इंडिविजुअल का, एक व्यक्तिगत का अधिकार है, स्वामित्व है, जो स्वामी है उस चीज का, वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। वो उसको बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे।
उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है। तो जितने भी समाजवादी लोग हैं, समाजवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं, वो सभी ये मानते थे कि पूरी दुनिया में जो भी समस्या है, उन समस्याओं की जड़ क्या है? ये निजी संपत्ति। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग लड़ते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, तो ये खत्म करना चाहिए और समाज में सब में क्या है? बढ़ जानी चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने आपको चित्र दिखाया, प्राइवेट कीप आउट, ठीक है? तो निजी जो है वो बाहर रखे, अपना बाहर जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? समाजवाद की बात होगी, समाज की ही बात होगी। अब आप भी ऐसा सोच रहे होंगे जैसे ये सोच रहा है। वे ऐसा क्यों मानते थे? ऐसा क्यों कि भाई निजी संपत्ति होनी नहीं चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, सारी समस्याओं की जड़ ही है प्राइवेट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और फिर वो सोच रहे हैं तो इसकी जगह क्या तर्क है उनके पास, वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि वो ऐसा क्यों मानते हैं। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। देखिए उद्योग वही इंसान लगा सकता है जिसके पास संपत्ति हो, जिसके पास पैसा हो। मैं आज सोच रहा हूं कपड़ों की इंडस्ट्री खोलने की, मैं सोच रहा हूं कपड़ों का फैक्ट्री खोलने का, और जेब में फुटी कोटी नहीं है, मैं कैसे उद्योग लगा लूंगा? मैं कैसे फैक्ट्री खोलूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो उद्योग या फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो भी खोल सकता है, वो कौन खोल सकता है? जिसके पास संपत्ति होगी। संपत्ति का मतलब यहाँ पर सब कुछ आ जाता है भाई, जमीन, जायदाद, पैसा, फैक्ट्री के औजार, सब कुछ आपके पास आ जाता है। तो जिसके पास संपत्ति होगी वही क्या कर पाएगा? उद्योग खोल पाएगा। मतलब संपत्ति है उनके पास, और संपत्ति वाला क्या कर रहा है? उद्योग खोल रहा है। और जब उद्योग खुलेगा तो ऑफकोर्स सी बात है रोजगार भी मिलेगा। ऑफकोर्स सी बात है लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस उद्योगों में काम भी तो करवाना है, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की स्थिति, जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। ये बात भी ठीक है। पर यहां पर जो समाजवादी जिस बात से नाराज हो रहे हैं वो ये है कि इन संपत्तिधारियों ने, जिनके पास संपत्ति है, उन्होंने फैक्ट्रियां खोली, उद्यम खोली, लोगों को रोजगार दिया। बिल्कुल सही बात है। परंतु ये लोग क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। खुद का फायदा देखते हैं। मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करे? उत्पादन करे, ज्यादा से ज्यादा रुपए, ज्यादा पैसे, डॉलर, यूरो जो भी चल रहा है वो कमाए, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, मेरी कंपनी में कमाऊं। तो खुद का तो विकास कर रहे हैं, पर उन लोगों का नहीं कर रहे हैं जो इनकी उत्पादनशील को बढ़ा रही है। मतलब जो इनके लिए उत्पादन कर रहे हैं, जो इनके लिए उत्पादन कर रहे हैं। और अब उत्पादन कौन कर रहा है? मजदूरी तो कर रहा है भाई, मालिक तो कर नहीं रहा है, मजदूरी कर रहा है। वही लगा फैक्ट्री चला रहा है, फिर कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो जो उत्पादनशीलता को बढ़ा रहे हैं, जो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, वो है मजदूर। और उनके बारे में ये जो संपत्तिधारी लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, जो उद्योगों के मालिक है, वो बिल्कुल भी उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचते। ये क्या हो रहा है? ये मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये मजदूरों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इसलिए वो निजी संपत्ति के खिलाफ है। इसलिए वो लोग क्या है? निजी संपत्ति के खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि कुछ लोगों के पास निजी संपत्ति चली जाए और वो क्या है, फिर कुछ ऐसे मजदूरों का क्या करे? शोषण करे, जो कि पूर्ण रूप से सही तरीके से भी गलती ही माना जाएगा। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो संपत्ति है, जो असेट्स हमारे पास है, जो पूंजी हमारे पास है, उस पूंजी पे किसी एक व्यक्ति का या 2-3 लोग, कंपनी भी आप देखते होंगे 2-3 लोग मिलकर के खोल लेते हैं। एक इंसान का, 2-3 लोगों का, कुछ लोगों की जगह अगर उस पर पूरे समाज का नियंत्रण हो, क्या हो? पूरे समाज का नियंत्रण होगा। अगर उन संपत्ति को कंट्रोल अगर पूरा समाज करेगा तो हम क्या है? सामाजिक हितों के बारे में सोच पाएंगे, हम सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोच पाएंगे। जो सामाजिक हित है, जो समाज के हित है, जिससे समाज का क्या होगा? भला होगा, उनके बारे में सोच पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि भाई अब मैं कोई भी मान लीजिए ये एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन ने क्या करा? उद्योग खोला। अब इसने उद्योग खोला, इसने अपने नीचे 100 लोगों को काम पे लगा लिया। इसने 100 लोगों को काम पे लगा लिया। अब जब 100 लोगों को काम पे लगा लिया, इसको तो प्रॉफिट से मतलब है। जो काम नहीं करेगा वो बाहर जाए, ठीक है। अब किसी के घर में कोई मरे या जिए या कुछ भी हो, उसको मतलब नहीं, उसको तो रोज काम पे रहा, काम कर, और काम करेगा तो ही पैसे मिलेंगे। ये तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर लेगा और ये एक दिन धनवान भी बन जाएगा। और इनकी स्थिति क्या है? अगर इस फैक्ट्री से निकाल दे तो बेचारे वो दूसरी फैक्ट्री में जाकर के धक्के खाओ। क्लियर फंडा है ना? पर ये किसकी स्थिति है? पूंजीवाद की स्थिति है। ये पूंजीवाद की स्थिति है। पर यहां पर ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई 50 लोग हैं, ये 50 लोग मिलकर के काम करते हैं, ये 50 के 50 ही मालिक है, मालिक भी यही है और मजदूर भी यही है।
ये 50 के 50 लोग मिलकर के काम करेंगे। अब इनको मान लीजिए कि इनको जो टोटल इनकम हुई वो कितनी हुई, 50,000 हुई। कितनी हुई, 50,000 हुई। तो ये 1-1 हजार सब बांट लेंगे। अब ना तो यहाँ पे किसी को शोषण होगा और ना किसी का ज्यादा फायदा ना किसी का नुकसान। तो अब ये जो लोग बांटेंगे या जो काम करेंगे ये सामाजिक हितों के हिसाब से ही करेंगे। कभी मान लीजिए इन 50 में से एक के किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई या किसी के घर में डेथ हो गई तो उसको कोई बात नहीं, तुझा कोई दिक्कत है, क्योंकि ये समस्याओं को समझते हैं। पर जो यहाँ पर मालिक जो बैठा हुआ है वो समस्याओं को नहीं समझता। वो चाहता है कि जो 100 लोग मेरे पास आ रहे हैं वो 100 के 100 रोज आए, काम करे और चले जाए। तो अगर इस प्रकार से सामूहिक रूप से काम होगा, अगर सभी संसाधनों पे, सभी संपत्ति पर अगर पूरे समाज का नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, तो वो क्या करेंगे, सामाजिक हितों के बारे में सोचेंगे, सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे कि भाई समाज का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। यही बात कौन कह रहा है, समाजवाद के लोग कह रहे हैं। ये देखिए आगे अभी चल करके हम बात करेंगे, कम्युनिस्ट की बात करेंगे, साम्यवाद जिसे कहा जाता है। उसका एक बहुत बड़ा लोगो है, कम्युनिस्ट लोगो है। और हमारे भारत में भी सीपीआई पार्टी है जो दक्षिण में देखी जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनका भी लोगो यही है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ये निजी संपत्तियां खत्म हो और लोगों के पास क्या चले जाए, अधिकार चले जाए, और लोग क्या करें, मिलकर के काम करें, सामूहिक रूप से काम करें और सामाजिक कल्याण के लिए और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करा जाए। एक किसी इंसान का भला हो और बाकी हजारों मजदूरों का शोषण, ऐसी व्यवस्था के समाजवाद क्या है, खिलाफ है, खिलाफ है, खिलाफ है। और वो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए वो अभियान चला रहे हैं। समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? आपने समस्या तो बता दी, सही बात है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मालिक ज्यादा कमाएगा, मजदूरों का शोषण होगा, बिल्कुल सही बात है। समस्या तो बता दी, पर समाधान पे भी तो आइए, समाधान भी तो हमें देखना जरूरी है। अब आप बहुत बड़े छड़ बढ़ करके कह रहे हैं कि समाजवाद ऐसा है, समाजवाद में ये हो, ये करे, तो आपके समाजवादी व्यवस्था का आधार क्या है? किस प्रकार से आप राष्ट्र को, देश को, समाज को नियंत्रित करेंगे, किस प्रकार से दिशा दिखाएगी समाजवादी विचारधारा, यह मुद्दा है। तो इसको हम लोगों को समझना है। तो अब जो समाजवादी लोग हैं वो समाजवादी समाज का एक आधार बता रहे हैं कि ये आधार समाज चलेगा कैसे। समाजवादी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो औद्योगिक युग है, ये जो औद्योगिक युग है ना भाई, हमने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल एरा चला, औद्योगिक युग पूरा चलता है। ये जो औद्योगिक युग है ना, ये किस पे निर्भर है? ये पूंजीवादियों पर। ये पूरा की पूरी जो व्यवस्था है ये किसकी है? पूंजीवादियों की व्यवस्था है। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो रहा है कि एक इंसान के पास संपत्ति जा रही है और बाकियों का शोषण हो रहा है। ये बात हमने अभी भी देखी। तो अब जो जरूरत है, इसका जो समस्या का जो समाधान है ना, वो क्या है? वो सामूहिक है। इनको किसी एक इंसान को ना कर करके ये क्या करना चाहिए? सामूहिक करना चाहिए, सामूहिक चीजें करनी चाहिए। अभी इस पर और भी अपन चर्चा करेंगे, पर कुछ जो बदलाव देखने को मिले वो बदलाव की बात करते हैं। इंग्लैंड में एक जाने माने बिजनेसमैन होते हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने एक संस्था चलाई जिसका इंग्लिश में अगर आप नाम कहेंगे तो न्यू हार्मोनी है, और अगर इसका हिंदी परिवर्तन करेंगे तो नया समन्वय। इन्होंने ये संस्था बनाई। ठीक है, ये संस्था बनाई, नया समन्वय। मतलब एक समन्वय का मतलब ये होता है तालमेल बिठाना, और नया जो है बिल्कुल एक नई चीज की शुरुआत कर रहा है। तो ये थोड़ा सा समाजवाद के पक्ष में देखने को मिलेगा। फ्रांस में पर्सन है लुई ब्लांक। लुई ब्लांक क्या कहते हैं? लुई ब्लांक ये कहते हैं कि सरकारों को पूंजीवादी उद्योगों को बढ़ाने की जगह, पूंजीवादी उद्योग को बढ़ावा देने की जगह क्या करना चाहिए? सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। इनका ये कहना है लुई ब्लांक का कि भाई जो सरकार है वो पूंजीवादी उद्योगों को बढ़ावा ना दे, उसको बढ़ावा किसको देना है? सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देना है, जो लोग मिलकर के सब काम करें। और ये सामूहिक उद्योग क्या होगा? समाज कल्याण का और सामाजिक हितों का आधार बनेगा। समाजवाद की जो विचारधारा आपको इस अध्याय में देखने को मिलेगी, ये समाजवाद पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ बार बार एक ही चीज की बात करेगा, वो है सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक। क्योंकि सामूहिक में ही समुदाय समाया हुआ है। सामूहिक का मतलब समूह, और समूह का मतलब ग्रुप, और समुदाय भी तो क्या है? ग्रुप ही है, लोगों से मिलकर के ही तो बना है। तो सामूहिक उद्योगों की बार बार बात करेंगे। तो समाजवादी समाज का क्या आधार होगा? सामूहिक उद्योग। इन लोगों का बार बार में आधार की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं।
समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी, बिल्कुल एक अलग विचारधारा की तरीके से ही सोच रहे थे, और कुछ हटकर के होगा तभी तो लोग अपनाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि काफी लोगों को यह क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, काफी लोगों को अपनी तरफ इस समाजवादी विचारधारा ने खींचा है। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी, ठीक है। तो काफी को क्या है, सामूहिक उद्यम, जो कोऑपरेटिव बिजनेस हो रहा है, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हो रही है, इसमें बहुत था कि मिलजुल करके काम करेंगे। जैसे मैंने आपको इंग्लैंड का एक उदाहरण दिया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वो चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अब जो बहुत से समाजवादी थे ना, वो ये कहते थे कि भाई एक एक इंडिविजुअल से कुछ ही नहीं होगा, एक एक व्यक्तिगत अगर ये शुरुआत करेगा तो उससे कुछ ही नहीं होगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि सरकार भी इस चीजों को बढ़ावा दे। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार पूंजीवाद को समर्थन कर रही है, तो वो लोग कह रहे हैं कि आप पूंजीवाद की जगह किसको समर्थन करो, सामूहिक को समर्थन करो। आप इस प्रकार की योजनाएं लेकर के आओ, लोगों को कहो कि देखो अपने खेतों को मिलाओ, अपने खेतों में मिलकर के काम करो। अब देखिए क्या हो रहा है, जिनके पास बड़े बड़े खेत है ना, ये हमने कक्षा 9वीं में ही पढ़ा था, पालमपुर वाली कहानी की। कुछ किसानों के पास तो बहुत बड़े खेत हैं, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जिनके पास बहुत बड़े खेत हैं उनकी तो समस्या नहीं है, वो तो बहुत बड़े किसान है। जो मझले किसान है, जो थोड़ा बहुत भी खेत रखते हैं, ठीक है, पर अब जिनके पास बिल्कुल छोटे छोटे खेत हैं, उनके पास तो ना तो उत्पादन हो रहा है, कोई ज्यादा बड़ा उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है कि अगर ये 10 छोटे छोटे खेत के लोग मिलकर के काम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सामूहिक बन जाएगा। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सामूहिक हो जाएगा, समूह बन जाएगा इनका एक। और अब एक क्या हो गया, एक तो जमीन बड़ी हो गई। अब इस पर तो भाई तुम जो 10 के 10 मेंबर हो ना, वो बैठ करके बात कर लो कि भाई इस सीजन में हम ये चीज इस पे उगाएंगे। मान लीजिए जैसे आपने एक साल गन्ने की खेती कर ली, पहले में आप इतने समय गन्ने की खेती कर रहे थे, अब आप में इतने में गन्ने की खेती करोगे, इतने में गन्ने की खेती करोगे तो बहुत ज्यादा गन्ना हो गया। अब मान लीजिए आपके पहले यहां से 10 किलो उग रहा था, अब कितना हो गया, वो 100 किलो हो गया। तो अब इसको आप बेचिए ना, बल्कि 100 से भी ज्यादा ही होगा, 1000 किलो मान लीजिए, तो उसे आप बेचिए। अब बेचिए, उसका जो भी प्रॉफिट आए तो वो 10 के 10 बांट लीजिए। 10 के 10 फायदा यहां पर क्या होगा कि एक तो जमीन का जो टुकड़ा है ना वो बड़ा हो जाएगा, और उससे उत्पादन जो है ना वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से तो हो नहीं सकता। इसमें क्या करे, सरकार भी क्या करे, इन चीजों को समर्थन करे। सामूहिक उद्यमों को, सामूहिक बिजनेसों को बढ़ाने का क्या है, सरकार को भी काम करना चाहिए। ऐसी मांग क्या है, समाजवाद कर रहा है। अगर सरकार ऐसी पॉलिसी निकाले कि भाई अगर आप इस प्रकार से किसान मिलकर के खेती करते हैं तो सरकार उनको सहायता देगी, सरकार उनके लिए सब्सिडी लेकर के आएगी, सरकार उनको बीज उपलब्ध कराएगी, मतलब मिलजुल करके आप काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से समाजवाद चाहता है। यहां पर मैंने एक तस्वीर दिखाई है खेती बाड़ी की, जहां से आपने फल सब्जी हम लोग लेते हैं। कोऑपरेटिव समूह, कोऑपरेटिव समूह ऐसे लोगों का समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 1000 किलो गन्ना आप लोगों ने मिलकर के उगाया, ठीक है। अब इससे मान लीजिए से जो कमाई हुई वो 20,000 की हुई है। कितने की हुई है, 20,000 की कमाई हुई है। तो अब इसमें आपने कितना है, 10 लोग थे तो सबने 2-2 हजार रुपए बांट दिए, तो सबकी बराबर बात आ गई। ये एक छोटा लेवल पे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सोचोगे सर पूरे साल मेहनत भी करी और सिर्फ हाथ क्या है, 2,000 रुपए, ये कैसी वो है। तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सब मिलजुल करके काम करें और जो भी मुनाफा, जो भी फायदा हो, उससे जितना जितना काम करा उस हिसाब से बांट लिया जाए। अब यहाँ पे काम क्या है, सब बराबर ही करेंगे, क्योंकि पता है भाई मैं मालिक हूं और मैं ही मजदूर हूं। देखिए पूंजीवाद की और समाजवाद को अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं ना, तो पूंजीवाद ये कहता है कि एक मालिक है और बाकी मजदूर है, ठीक है। और समाजवाद ये कहना चाहता है कि मैं ही मालिक और मैं ही मजदूर, ठीक है। मैं ही मालिक हूं, मैं ही मजदूर हूं, पैसा आएगा तो भी बटेगा और काम करना है तो वो भी मुझे ही करना है। तो ये बात यहाँ पे कोऑपरेटिव समूह कहना चाहता है कि भाई ऐसे लोगों का समूह बन गया जो क्या करेंगे, पहले काम करेंगे मिलकर के, फिर जो भी मुनाफा आएगा वो प्रत्येक सदस्य में काम के अनुसार बांट दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लोगों का समूह दिखाया और ये मिलकर के क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। अब जानते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में, ठीक है। कार्ल मार्क्स, अगर आप ये कहें कि समाजवाद के पिता हैं कार्ल मार्क्स, फाउंडर ऑफ सोशलिज्म आप कह सकते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स एक इंसान नहीं, एक विचार नहीं, एक पूरी विचारधारा है जिसको हजारों लोगों ने अपनाया है, आज भी लोग अपना रहे हैं, आज भी समाजवाद की बात कही जाती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगर जो बड़े बड़े जो धार्मिक जो गुरु कह सकते हैं आप, ठीक है, उन लोगों को छोड़ करके अगर पूरी दुनिया में अगर किसी ने प्रसिद्धि पाई है तो वो कार्ल मार्क्स ने पाई है। कार्ल मार्क्स को एशिया के लोग भी जानते हैं, यूरोप के लोग भी जानते हैं, अफ्रीका, सारी जगह के लोग कार्ल मार्क्स को जानते हैं।
कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी विचारधारा बनी। और क्यों बने? क्योंकि इन्होंने एक जो अभी सिस्टम, जो व्यवस्था चल रही है ना, उससे हटकर के उस व्यवस्था को ढूंढने की कोशिश करी। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे समुदाय के लिए अगर आप काम करते हैं जिनके लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो सच में वो समुदाय आपको बिल्कुल क्या है, सर आंखों पर बिठा करके रख लेगा। इन्होंने काम करा, मजदूरों के लिए काम करा, इन्होंने गरीबों के लिए काम करा, इन्होंने ऐसे लोगों के लिए काम करा जिनके लिए कोई आवाज उठाना ही पसंद नहीं करा था। ठीक है, हो रहा है ना शोषण, होने दो यार, अपना तो फायदा हो रहा है। और फिर जब उन लोगों का समय आया तो उन्होंने कार्ल मार्क्स को बिल्कुल सिर पे बिठा लिया कि कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स को इतना फेमस कर दिया कि आज भी हम किताबों में पढ़ रहे हैं। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले 50 साल 100 साल भी बाद भी अगर कहीं किताबों में पढ़ना होगा तो हम कार्ल मार्क्स की चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा कार्ल मार्क्स, ये पर्सन है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है वो 5 मई 1818 में होता है। 5 मई 1818 में क्या होता है, कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। जर्मनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, बाद में जर्मनी से इनको भेज दिया जाता है, जर्मनी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि थोड़े से जो इनके विचार हैं वो उत्प्रेरक विचार हैं। उन सरकारों को ऐसा लगता था कि ये क्या करेंगे, हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। तो ये जर्मनी से हट करके फिर क्या है, लंदन आ जाते हैं। लंदन आ जाते हैं। इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी हुई, कानून की पढ़ाई करी हुई, फिलोसफी की पढ़ाई करी हुई, तो ज्ञान बहुत ले रखा है। आप ये चीज देखिएगा कि समाज में जो भी लोग परिवर्तन लेकर के आए, ठीक है, मैं जैसे कहूंगा, चाहे ज्योतिबा फुले, इंडिया में देख लीजिए, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, डॉक्टर अंबेडकर, कार्ल मार्क्स को देख लीजिए, आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, किन्हीं भी लोगों को आप देखिए, उन्होंने पहले जो सबसे पहले जो हथियार बनाया है ना, वो किसको बनाया? शिक्षा को बनाया, एजुकेशन को उन्होंने हथियार बनाया। आप ये जितनों का भी मैंने नाम लिया ना, उनमें से किसी ने ये नहीं बोला कि हथियार उठाओ, किसी ने भी नहीं बोला। कार्ल मार्क्स भी नहीं कह रहे कि हथियार उठाओ, ये तो कह रहे परिवर्तन आ लाओ। ठीक है, तो शिक्षा पहले इन्होंने खूब एजुकेशन लिए, और एजुकेशन लेने के बाद क्या है, ये उस जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के विरोध के में उतरे हैं कि भाई ये व्यवस्था गलत है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है ये गलत है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म होता है 5 मई 1818 में, जर्मनी में जन्म हुआ है, और फिर बाद में वो लंदन चले जाते हैं। और पूर्ण रूप से ये समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ है। ये इनका भी एक सीधा सा जो फंडा है, वो इनका फंडा यही है कि क्या है कि पूंजीवादी जो लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, 12-12, 18-18, 14-14, 15-15 घंटे उनसे काम करवाते हैं, और उनका कोई भी ये काम नहीं करते, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो अब समय आ चुका है कि मजदूरों को क्या करना होगा, मजदूरों को क्या करना होगा, क्रांति करनी होगी। अब मजदूरों को बदलाव लाना होगा। और कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि अगर जिस दिन भी कभी मजदूरों के लिए, मजदूरों की और पूंजीवादियों के बीच में किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष में जीत मजदूरों की ही होगी। 100% जो जीत है वो किसकी होगी, मजदूरों की होगी। पर मजदूरों को लड़ना पड़ेगा, मजदूरों को संघर्ष करना पड़ेगा। मजदूरों के जो हाथ में और पैरों में ये बेड़ियां बांधी गई है, ये जंजीरें जो बांधी गई है, उनको तोड़ करके उनको निकलना पड़ेगा, उन्हें लड़ना होगा, उन्हें उसके लिए आगे आना होगा। इनकी एक बहुत फेमस किताब लिखी गई है, दास कैपिटल। दास कैपिटल। ओके, अब आप ये मत सोचेगा मनीष सर ने कैपिटल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सी आता है, उन्होंने के हिसाब से यूज करा है। ठीक है, दास कैपिटल इन लोगों ने लिखी, इन्होंने लिखी मतलब, और ये कहा जाता है, इसको मजदूरों की बाइबल कहा जाता है। इतना मतलब इन्होंने असर छोड़ा है समाज पे, और समाज के उस वर्ग पे जिसके लिए कोई भी बात नहीं करना चाहता था। तो इनका, आप इन्हें फाउंडर ऑफ सोशलिज्म कह सकते हैं, या पिता किसका, समाजवाद का कह सकते हैं, कि समाजवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने वाले इसमें सबसे बड़े ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। तो अब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि अगर आपको पूंजीवादी शोषण से मुक्त होना है, जो पूंजीवादी अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं आप लोगों का, अगर उससे मुक्त होना है तो मजदूरों को एक बिल्कुल अत्यंत भिन्न डिफरेंट टाइप का ही क्या करना पड़ेगा, समाज बनाना पड़ेगा। और एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जिसमें क्या हो, पूरे समाज का सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व है। मतलब किसी एक इंसान का नहीं, पूरे समाज का, सभी संपत्तियों पे, सभी संसाधनों पे उनका अधिकार हो, उनका कंट्रोल हो, और वही उनको चलाए। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। जैसे मैंने आपको कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, साम्यवादी है। जैसे इंडिया में भी आपको कम्युनिस्ट भी दो देखने को मिलेंगे, सीपीआई और सीपीआई-ए। ये सीपीआई जो पार्टी है ये 1925 में बन गई थी, और ये 1964 में बन गई थी। दोनों के दोनों जो विचारधारा अपनाते हैं वो कार्ल मार्क्स की और लेनिन की ही विचारधारा अपनाते हैं। दोनों में मुख्य कोई बड़ा अंतर नहीं है, और जो होगा ये अपन कक्षा 10 में पढ़ लेंगे। तो कम्युनिस्ट समाज का इन्होंने नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि
पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी? मजदूरों की ही होगी। तो इनका मानना था कि अगर पूंजीपतियों के साथ कभी भी संघर्ष होता है तो उसमें जीत किसकी होगी? मजदूरों की होगी। देखिए आप ये देखिए कि कार्ल मार्क्स की लड़ाई किस चीज के लिए? कार्ल मार्क्स की लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है। कार्ल मार्क्स की लड़ाई जो वर्ग संघर्ष है ना, किसका? वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष जिसे हम क्लास स्ट्रगल इंग्लिश में कहते हैं, क्लास स्ट्रगल। दो क्लासेस हैं, दो क्लास है, एक क्लास है गरीबों का, एक क्लास है अमीरों का। यहाँ पे कार्ल मार्क्स किसके उद्धार की बात कर रहे हैं? गरीबों वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दो क्लास है, एक पूंजीपतियों का है, एक गरीबों का है, मजदूरों का है। ये किसकी बात कर रहे हैं? मजदूरों की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्लास स्ट्रगल है, जो वर्गों के बीच में संघर्ष है, इस संघर्ष को खत्म करने की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। अब आते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। अब किस प्रकार से पूरी दुनिया ने समाजवाद को समर्थन दिया, ये हम लोग जानते हैं। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। तो 1870 तक मैंने क्या कहा था कि 19वीं शताब्दी, ये 19वीं चल रही है, 1800 से लेकर के 1900 तक का जो दौर है, 1801 से 1900 तक का जो दौर है, वो 19वीं शताब्दी कहला रही है। और इसके मध्य के बाद या मध्य तक आते आते क्या हुआ है कि पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल चुकी थी, 1870 तक फैल चुकी है। और इन्होंने और उसमें समन्वय, अपने प्रयासों में समन्वय मतलब तालमेल। तालमेल क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बनाने की बात होती है। कोऑर्डिनेशन बनाने की बात होती है कि भाई हमारे दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो और जो लोग इस समाजवादी विचारधारा से जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो? समन्वय, तालमेल बना रहे। तो उस तालमेल को बनाने के लिए समाजवादियों ने क्या बनाई? द्वितीय इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी इन लोगों ने बना ली। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने संगठन बनाना शुरू कर दिया और स्टार्ट कर दिया आंदोलन। यहाँ पे मैंने एक तस्वीर दिखाई है आपको संगठनों की, जो कि यहाँ पे एक अपना लीडर खड़ा होकर के बोलता है और अपने जो साथीगण हैं उनको संबोधित करता है। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि एक तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा कि अगर हम जो भी समुदाय है, हम समूह के लोग हैं, हम मिलकर के काम कर रहे हैं, अगर इस पर्सन में परेशानी आई है तो हम उसकी मदद करेंगे, उसमें आई है तो हम उसकी मदद करेंगे। और मदद किस रूप से होगी? आर्थिक रूप से होगी। पैसों के बिना तो कुछ ही नहीं हो सकता ना, तो आर्थिक रूप से। अब आर्थिक रूप के लिए इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? कोष बनाना स्टार्ट कर। ये कोष क्या होते हैं? ट्रेजरी, या आप ये कह सकते हो कि इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने सिस्टम ही बना दिया, इतने इतने पैसे हम लोग इकट्ठा करेंगे और जब भी किसी की कोई समस्या आएगी तो हम उसको वो पैसा दे देंगे और फिर वो धीरे धीरे हम लोगों को लौटा देगा। उसके अलावा घंटों में, काम के घंटों में कमी आनी चाहिए। भाई जहां 12 घंटे काम कर रहे हैं वहां 8 घंटे होना चाहिए, 14 घंटे काम कर रहे हैं वो कम होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वोटिंग राइट। हमें वोट का क्या मिलना चाहिए? राइट मिलना चाहिए, मताधिकार हमें मिलना चाहिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। ठीक है, तो जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, देखिए अब जर्मनी से कार्ल मार्क्स को निकाल दिया गया है पर उनकी विचारधारा पे काम हो रहा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ ऐसे संगठन जुड़े हुए थे जो मजदूरों के लिए काम कर रहे थे। और ये संगठन संसदीय चुनाव में, संसद के चुनाव होते हैं जैसे हमारे में लोकसभा के होते हैं, तो वैसे जब भी संसद के चुनाव होते थे तो वहां पर ये पार्टी को समर्थन भी करते थे। 1905 तक आता है ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो लेबर पार्टी, तो आज भी वहां पर ये लेबर पार्टी का वहां फूल सा लोगो है। ये वो वाला फूल नहीं है जो देते हो लड़का लड़की एक दूसरे को देते हैं, वो वाला नहीं है, ये लेबर पार्टी का लोगो है। ठीक है, ये संघर्ष की निशानी है। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये एक थोड़ा सा क्या है, विफलता रही। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। किनके? जो मजदूर संगठन है, जो समाजवादी संगठन है, उनके काफी लोग जीतते रहे। संसदीय राजनीति, तो मैंने कहा था संसद की बात, इसमें मैंने यहाँ पर भारत की संसद को दिखाया, लोकसभा को मैंने यहाँ पर दर्शाया। तो बड़ी संख्या में लोग जीत करके जाते रहे। कानून बनवाने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई, कानून भी बनवाए और उसमें एक अपना इंपॉर्टेंट रोल भी निभाया। मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा रहा। देखिए इन सबसे थोड़ा सा हट करके है ना समाजवाद बिल्कुल हट करके। जैसे हम बात करते हैं उदारवादी तो फ्री मार्केट के पक्ष में भी तो है ना, वो तो चाहते ही नहीं है कि भाई सब कुछ क्या हो, सरकार के अधीन आ जाए, तो ऐसा तो वो भी नहीं चाहते। तो दबदबा इन्हीं लोगों का रहता है और इन्हीं हिसाब से काम, ये मतलब उनकी ये स्थिति है कि पर फिर भी स्थितियों में सुधार आया, मजदूरों के सुधार के लिए बात होती है। और हम ये भी देखेंगे कि 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाना शुरू हुआ है वो भी यहाँ की हिस्ट्री है, यहीं से निकल के आएगा कि 1 मई को हमें मजदूर दिवस मनाना चाहिए। तो मजदूरों के लिए बहुत काम हुआ, वो हम आगे जानेंगे, पर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और रूसी क्रांति हमारा क्या रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा। देखिए इस चैप्टर के 2 भाग हैं, एक यूरोप में समाजवाद का आना और दूसरा समाजवाद का प्रभाव रूस पे पड़ गया, रूसी क्रांति हो।
ठीक है, ये सब। और रूसी क्रांति होने के बाद फिर कैसे सोवियत संघ बनता है वो, तो अब हमारा दूसरा भाग शुरू हो रहा है रूसी क्रांति वाला। ठीक है, तो ये हम अगले भाग में जानेंगे। और इसके साथ ही धन्यवाद आप सभी का। किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और फिर से समाज समझ में आया या नहीं आया, सामाजिक में मजा आया या नहीं आया, तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।